आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 31 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आशा सोचने लगी, ऐसा क्यों हुआ? आखिर मैंने किया क्या? किंतु जिस जगह असल विपत्ति छिपी बैठी थी वहां उसकी दृष्टि ही नहीं पड़ी। ऐसी संभावना भी कभी उसके मन में उदित नहीं हुई कि महेंद्र विनोदिनी से प्रेम कर सकता है। संसार का अनुभव उसे कुछ भी नहीं था। इसके सिवा ये बात भी कभी उसकी कल्पना में नहीं आई कि विवाह के बाद से महेंद्र को वो निश्चित रूप से जैसा समझती आई है, उसके सिवा महेंद्र और भी कुछ हो सकता है। महेंद्र आज कुछ जल्दी ही कॉलेज चला गया। कॉलेज जाते समय आशा बराबर खिड़की के पास खड़ी होकर महेंद्र की गाड़ी की तरफ देखा करती थी, और महेंद्र भी एक बार मुंह उठाकर आशा की ओर देख लिया करता था। ये इन लोगों का नित्य का नियम था। इस अभ्यास के अनुसार गाड़ी का शब्द सुनते ही आशा खिड़की के पास जा खड़ी हुई, और महेंद्र ने भी आदत के अनुसार क्षण भर के लिए एक बार आंख उठाकर ऊपर को देखा कि आशा खड़ी है। अभी तक वो नहाई धोई नहीं, मैले कपड़े पहने हैं, बाल बिखर रहे हैं, चेहरा सूखा हुआ है। देखते ही उसी क्षण उसने निगाह नीची कर ली और हाथ की किताब खोलकर देखने लगा। कहाँ गया वो 4 आंखों का नीरव संभाषण, और कहाँ गई वो भाव भाषापूर्ण मधुर हंसी। गाड़ी चली गई। आशा जहां की तहां जमीन पर बैठ गई। सारा जगत उसे फीका लगने लगा, मानो उसके जीवन का स्वाद ही बिगड़ गया हो। कलकत्ते के दैनंदिन कर्म प्रवाह में ये ज्वार आने का समय है। 10:30 बजे हैं। ऑफिस जाने वाली गाड़ियों का तांता बंधा हुआ है। ट्राम के पीछे ट्राम दौड़ती चली जा रही हैं, और उस व्यस्तता के वेगवान कर्म कल्लोल के पास ये एक वेदना से निस्तब्ध मुरझाया हुआ हृदय अत्यंत विसदृश मालूम होने लगा। सहसा आशा के मन में एक विचार उठाया। वो मन ही मन कह उठी, अच्छा अब समझी। बिहारी लाला जी काशी गए थे, उसी बात पर ये नाराज हुए हैं। इसके सिवा इधर और कोई नाराजी की बात तो हुई नहीं, पर इसमें मेरा क्या दोष था? सोचते सोचते अकस्मात एक क्षण के लिए मानो आशा के हृदय का स्पंदन बंद हो गया। सहसा उसे ऐसी आशंका हुई कि शायद उसके पति को संदेह हुआ है कि बिहारी के काशी जाने के साथ उसका भी कुछ संबंध है। दोनों की सलाह से ये काम हुआ है। छी छी, ऐसा संदेह कैसी लज्जा की बात है। एक तो बिहारी के साथ उसका नाम आना ही धिक्कार का कारण है। उस पर महेंद्र को अगर संदेह हुआ हो तो फिर उससे प्राण कैसे रखे जाएंगे? किंतु सचमुच ही अगर संदेह का कोई कारण हो, उससे अगर अपराध बन पड़ा हो, तो महेंद्र उससे स्पष्टता से कहता क्यों नहीं? उसका न्याय विचार करके वो उसे दंड क्यों नहीं देता? किंतु महेंद्र तो स्पष्ट कुछ न कहकर बराबर उससे कतराता ही फिरता है। इससे आशा के मन में बार बार यही बात उठ रही है कि महेंद्र के मन में जरूर ऐसा कोई संदेह हो रहा है जिसे वो खुद अन्याय समझता है, किंतु आशा के आगे स्पष्ट रूप से स्वीकार करने में भी लज्जा अनुभव कर रहा है। नहीं तो उसका चेहरा ऐसा अपराधी जैसा क्यों होता? क्रुद्ध विचारक का ऐसा कुंठित भाव होने का और तो कोई कारण नहीं दिखाई देता। महेंद्र गाड़ी से क्षण मात्र के लिए आशा का जो मिलान करुण मुख देख गया था, उसे वो दिन भर अपने मन से न मिटा सका। कॉलेज के प्रत्येक लेक्चर में और श्रेणीबद्ध छात्र मंडली में उसे बार बार वही वातायन, आशा का वही चेहरा, वही बिखरे हुए रूखे बाल, वही मलिन वस्त्र और वही व्यथित व्याकुल चितवन से स्पष्ट रेखाओं में अंकित हो होकर दिखाई देने लगी। कॉलेज का काम पूरा करके वो गोल दिग्घी के किनारे घूमने लगा। घूमते घूमते शाम हो आई।
किंतु फिर भी वो किसी तरह निर्णय न कर सका कि आशा के साथ उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, सदैव छल करे या अकपट निष्ठुरता। क्या करे, ये विचार ही नहीं उठा उसके मन में कि विनोदिनी को छोड़ देना चाहिए या नहीं। दया और प्रेम दोनों की मांग को वो कैसे निभाए। अंत में महेंद्र ने अपने मन को समझाना शुरू किया कि आशा से अब भी मेरा जितना प्रेम है उतना बहुत कम स्त्रियों के भाग्य में होता है। उस स्नेह और प्रेम को पाकर आशा क्यों नहीं संतुष्ट रहेगी। विनोदिनी और आशा दोनों को ही स्थान देने लायक प्रशस्त हृदय मेरे पास है। विनोदिनी के साथ मेरा जो पवित्र प्रेम का संबंध है उससे दाम्पत्य नीति में किसी तरह का व्याघात नहीं हो सकता। इस तरह अपने को समझाकर महेंद्र ने मन से एक भारी बोझ उतार दिया और ये सोचकर कि विनोदिनी और आशा दोनों में से किसी को बिना छोड़े ही दो चंद्रों से सेवित ग्रह के समान वो अपना जीवन इसी तरह बिता देगा, उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। और ये निश्चय करके कि आज रात को वो जल्दी से बिस्तर पर जाकर अपने लाड़ प्यार और स्निग्ध आलाप से आशा के मन से भारी वेदना को क्षण भर में दूर कर देगा, बड़ी तेजी से घर की ओर चल दिया। भोजन के समय आशा उपस्थित नहीं थी। फिर भी महेंद्र ये सोचकर कि आखिर सोने तो आएगी ही, अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। किंतु निस्तब्ध कमरे में सूनी शैया पर ये कौन सी स्मृति उसके हृदय में जाग उठी। क्या ये आशा के साथ नव परिणय की नित्य नूतन प्रेम लीला की स्मृति है? नहीं, वे स्मृतियां तो वैसे ही क्षीण हो चली हैं जैसे सूर्योदय के साथ साथ ज्योत्सना क्षीण होती रहती है। अब तो वहां उस सरला बालिका की सलज्ज स्निग्ध छवि को न जाने कहाँ छिपाकर एक तीव्र उज्ज्वल तरुणी मूर्ति दीप्यमान हो उठी है। महेंद्र को विनोदिनी के साथ विषवृक्ष की झीना झपटी याद आने लगी और फिर उन दिनों की याद आने लगी जब शाम के बाद विनोदिनी कपाल कुंडला पढ़कर सुनाते सुनाते बहुत रात कर देती। घर के सब सो जाते और रात को उस निभृत कमरे की निस्तब्ध निर्जनता में विनोदिनी का कंठ स्वर मानो आवेश में मृदु मधुर और रुद्ध प्राय हो आता। और तब वो सहसा अपने को संभाल कर पुस्तक पटक कर उठ खड़ी होती। फिर महेंद्र कहता, मैं तुम्हें नीचे तक पहुंचाऊं। इन सब बातों की बार बार याद करते करते महेंद्र का शरीर मन पुलकित होने लगा। रात होती गई। महेंद्र के मन में आशंका सी होने लगी कि आशा अब आती ही होगी, किंतु आशा नहीं आई। महेंद्र सोचने लगा, मैं तो कर्तव्य पालन के लिए तैयार ही था, किंतु आशा अगर फजूल नाराज होकर ना आए तो मैं क्या करूं। सोचते सोचते निशीथ रात्रि में अपने मन में वो विनोदिनी के ध्यान को ही घनीभूत करने लगा। घड़ी में जब 1 बजा तब फिर महेंद्र से न रहा गया। वो मशहरी उठाकर पलंग से नीचे उतर आया, कमरे से निकलकर छत पर चला गया। चारों तरफ नजर फैलाकर उसने देखा, ग्रीष्म ऋतु की चांदनी रात अत्यंत रमणीय हो उठी है। कलकत्ता महानगरी की विशाल निशब्दता और सुषुप्ति मानो स्तब्ध समुद्र की जलराशि के समान स्पर्शगम्य सी मालूम होने लगी। निशीथ रात्रि का मृदु मंद पवन मानो असंख्य अट्टालिकाओं के ऊपर से महानगरी की निद्रा को और भी निविड़ करता हुआ धीर गति से टहलता हुआ चला आ रहा हो। महेंद्र की बहुत दिनों की रुकी हुई आकांक्षा अब अपने को संभाल न सकी। आशा के काशी से लौटने के बाद से विनोदिनी उसके सामने नहीं आई। ज्योत्सना मदविह्वल निर्जन निशीथ रात्रि महेंद्र को मोहाविष्ट करके विनोदिनी की ओर ढकेलती हुई ले चली। महेंद्र जीने से उतरकर नीचे पहुंच गया। विनोदिनी के कमरे के सामने वाले बरामदे में जाकर उसने देखा, कमरे का दरवाज़ा अब तक बंद नहीं हुआ है। कमरे के भीतर जाकर देखा, बिस्तर बिछे हुए हैं, किंतु उस पर कोई सोया नहीं। कमरे में किसी के आने की आहट सुनकर दक्षिण की तरफ के खुले हुए बरामदे से विनोदिनी बोल उठी, कौन? महेंद्र ने विह्वल आर्द्र कंठ से उत्तर दिया, मैं हूं विनोद। और फिर वो एकदम सीधा बरामदे में पहुंच गया। गर्मियों की रात होने से राजलक्ष्मी भी वहीं विनोदिनी के साथ चटाई पर लेटी हुई थी। वे पूछ उठी, महन, इतनी रात में तू यहां कैसे? विनोदिनी ने अपनी घनी भौहों के नीचे से महेंद्र पर वज्रबाण छोड़ा और चुप रह गई। महेंद्र कुछ जवाब न देकर बड़ी तेजी से वहां से चलता बना। अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आँख की किरकिरी का भाग 31 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।